हेलो दोस्तों। फिजिक्स को आसान, मजेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और अंतिम क्षणों में पहुंच चुकी है। अब जो एक दो लेक्चर बचे हैं उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म होगा और उसके बाद शुरू होगा हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट। तो उसके प्रारंभ बिंदु पर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंतिम बिंदु पर हम खड़े हैं। एक दो टॉपिक आपके और बचे हैं और आज अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आपका सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट जो होता है वो किसी सोलेनोइड के लिए किन किन बातों पर निर्भर करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। इसमें हमें क्या देखना है कि ये हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनोइड में अगर आप करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें एक फ्लक्स डेवलप होता है और फ्लक्स ये जो डेवलप हुआ है ये उस ही करंट के प्रोपोर्शनल है जो कि उसमें फ्लो हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है। तो वहीं से शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ये है आपका सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट फॉर अ लॉन्ग सोलेनोइड। एक लॉन्ग सोलेनोइड हमने बना ली है। इसमें आपके n नंबर ऑफ टर्न्स टोटल हैं और अगर हम देखें कि पर यूनिट टर्न यानी कि n अपॉन l यानी कि यूनिट लेंथ में कितने टर्न है तो ये है आपके n, स्मॉल n। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम देखें कि यहाँ हमने I करंट फ्लो किया है तो डेफिनेटली एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सोलेनोइड में बनता है जिसकी कैलकुलेशन हम एम्पियर लॉ से कर चुके हैं और वैल्यू आई थी हमारी B इक्वल टू म्यू नॉट NI। अब फ्लक्स जो डेवलप हुआ है उसकी वैल्यू हमारे पास में है BA कॉस ऑफ जीरो। B डॉट DA होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। अब आपके पास में B भी है और सोलेनोइड का जो है पर टर्न का आपके पास में एरिया भी है। तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें क्योंकि दोनों के बीच में कॉस ऑफ एंगल जीरो है तो अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें दोस्तों तो हमारे को मिलता है म्यू नॉट NI और पाई आर स्क्वायर क्योंकि एक टर्न की रेडियस r है। ये हुआ आपका एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स। नंबर ऑफ टर्न्स n है तो मल्टीप्लाई कीजिए टोटल टर्न्स को। ठीक है। अब क्योंकि यूनिट लेंथ में हमारे पास में इसको लिमिटेड करने के लिए हमको यूनिट टर्न्स हमको बताए जाते हैं कि यूनिट लेंथ में जो है नंबर ऑफ टर्न्स आपके स्मॉल n है तो टोटल लेंथ में कितने हो जाएंगे दोस्तों n इंटू एल जो कि n के बराबर है। तो n5 को हम लिख सकते हैं दोस्तों nl मल्टीप्लाई बाय म्यू नॉट NI दैट इज B और A। तो ये हो गया आपका NBA। ठीक है। इसको हमने समराइज फॉर्म में लिख लिया दोस्तों। I को हमने अलग कर लिया। फाई को हम जानते हैं कि ये LI के बराबर है तो I से I अगर हम काट देते हैं तो L जो है वो जिन जिन चीजों पे निर्भर करता है वो हमें मिल जाता है और देखने के बाद पता चलता है कि ये डिपेंड करता है परमिएबिलिटी पे यानी कि मटेरियल इनसाइड सोलेनोइड। ये निर्भर करता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ये निर्भर करता है रेडियस यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये निर्भर करता है लेंथ यानी कि सोलेनोइड कितनी लंबी है। तो इन सारी चीजों पे ये डिपेंड करता है। इन सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट को आप बढ़ा और घटा सकते हैं बनाते समय। एक बार बनने के बाद ये चेंज नहीं होता है फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। एक और टॉपिक कई बार हमसे पूछ लिया जाता है इसलिए हमने केवल उनके फॉर्मूले लिख दिए हैं। इनसे रिलेटेड डेरिवेशन तो ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं पर इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं तो ये हमने फॉर्मूले पे फोकस करेंगे और बहुत मुश्किल नहीं है फॉर्मूला। अगर आप डिराइव करना चाहते हैं तो किसी भी बुक से आप रेफर करके आसानी से फॉर्मूले डिराइव कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई भी दो इंडक्टर अगर आपके सीरीज में हो यानी कि मान लीजिए इस तरीके से जिनके की सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट L1 L2 हो तो इन दोनों का जो नेट सेल्फ इंडक्टिव कोफिशिएंट होगा वो उन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। पैरेलल अगर ये पैरेलल में हो तो इस तरीके से हो जाएगा मतलब कि ये फॉलो करता है रेजिस्टेंस के पैटर्न को।
रेजिस्टेंस पैटर्न को फॉलो करता है। कैपेसिटर इसका उल्टा है दोस्तों, ये याद रखना। कैपेसिटर में जो सीरीज है उसमें 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 है, और इंडक्टर सॉरी सीरीज के लिए ये c इक्वल टू c1 प्लस c2 होगा। ठीक है। एक दो और इम्पॉर्टेंट चीज है कि अगर एक इंडक्टर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, यानी कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ठीक है। ये मान लीजिए कि इसके अंदर एक मैग्नेट डेवलप हो जाता है, तो जो एनर्जी ये स्टोर करता है वो है हाफ Li स्क्वायर। ठीक है, हाफ Li स्क्वायर याद कर लीजिए। कैपेसिटर में ये होती है हाफ CV स्क्वायर। इंडक्टर हमेशा दोस्तों करंट डिपेंडेंट है, और कैपेसिटर हमेशा दोस्तों वोल्टेज डिपेंडेंट है। तो जब भी आपको वोल्टेज में प्ले करना होगा, वोल्टेज की वैल्यू को कम ज़्यादा एकदम से हाई वोल्टेज चाहिए आपको, तो तब आप कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। और करंट के साथ प्ले करना होगा तो आप इंडक्टर में प्ले करते हैं। इंडक्टर को ज़्यादातर आप सीरीज में देखेंगे क्योंकि करंट के साथ प्ले करता है, और अगर आप कैपेसिटर को देखेंगे तो ज़्यादातर पैरेलल में देखेंगे क्योंकि ये वोल्टेज के साथ प्ले करता है। इट अपोजेस द चेंज इन करंट थ्रू इट, ये हम देख चुके हैं। फैराडे लॉ ये खुद ही कहता है L di/dt अगर हमें L di/dt मिल जाए, चेंज इन करंट हमें मिल जाए, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, जो कि इसका यूज करने का एकमात्र कारण भी है। ठीक है। एक और चीज, अगर हम सप्लाई को ऑन करते हैं तो इनिशियली शुरुआती क्षणों में इंडक्टर वर्क करता है एज ए ओपन सर्किट। बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि इन स्टार्टिंग में इंडक्टर जो है वो एक्ट करेगा ओपन सर्किट के लिए। मान लीजिए आपने इस तरीके से रखा है एक इंडक्टर को, और यहाँ पे आपने वोल्टेज लगाई है कुछ भी, मान लीजिए 10 वोल्ट, ये है 5 और ये है 2। तो अगर हम t इक्वल टू 0 पे लगाएं दोस्तों, तो ये इस तरीके से एक्ट करेगा, यानी कि I की वैल्यू 0 होगी, करंट कितनी फ्लो होगी, 0। दूसरी तरफ अगर आप t इक्वल टू इन्फिनिटी पे देखें यही चीज, तो ये एक्ट करेगा एज ए शॉर्ट सर्किट, यानी कि यहाँ कुछ नहीं होगा। तो फिर करंट की वैल्यू होगी दोस्तों 10/5, यानी कि 2 एम्पियर, और दोनों में डिफरेंस है। तो इंडक्टर एक टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी है। इंडक्टर रेजिस्टेंस की तरह नॉर्मल बिहेवियर नहीं करता है, ये हमेशा टाइम के साथ प्ले करता है, करंट में चेंज को अपोज करता है। तो ये था आज का टॉपिक, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत छोटा टॉपिक था, न्यूमेरिकल, लेकिन इसके ऊपर बनते हैं तो इसका खास ध्यान रखें। ऐसे टॉपिक जो कि न्यूमेरिकल होल्ड करते हैं, इन पर आपका विशेष फोकस आ जाना चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल ही है रीढ़ की हड्डी IIT, JEE और नीट की। इवन सभी कंपटीशन एग्जाम न्यूमेरिकल से ही होकर गुजरते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अगले टॉपिक में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और खुश रहिए।